नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे जानी मानी संस्थाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी पर। देखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम लेने वाली बॉडी नहीं है, बल्कि हमारे देश के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की रीढ़ है। तो ये विश्लेषण उन सबके लिए है जो इस संवैधानिक निकाय को करीब से समझना चाहते हैं, खासकर वो लोग जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यूपीएससी की ऐतिहासिक जड़ों को जानेंगे, फिर इसके संवैधानिक ढांचे और स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि सदस्यों की नियुक्ति और उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है और वो कौन से नियम हैं जो इसकी आज़ादी को पक्का करते हैं। फिर हम इसके मेन फंक्शंस पर नजर डालेंगे और आखिर में कुछ मजेदार फैक्ट्स के साथ अपनी समझ को परखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी की नींव आखिर रखी कैसे गई थी, क्योंकि इसका इतिहास ही हमें बताता है कि ये संस्था आज इतनी आज़ाद और ज़रूरी क्यों है। तो इस सफ़र की शुरुआत होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, जिसमें पहली बार एक पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई। इसी के आधार पर 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर भारत का पहला पब्लिक सर्विस कमीशन बना। फिर एक और बड़ा कदम आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ, जिससे न सिर्फ फेडरल लेवल पर बल्कि प्रोविंशियल लेवल पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए। और आखिर में 26 अक्टूबर 1950 को हमारे संविधान ने इसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का वो संवैधानिक दर्जा दिया जिसे हम आज जानते हैं। अब देखते हैं यूपीएससी के उस संवैधानिक आधार को जो इसे देश की सबसे स्वतंत्र और मजबूत संस्थाओं में से एक बनाता है। सवाल यह है कि संविधान इसे आखिर क्या शक्तियां देता है। यूपीएससी कोई साधारण संस्था नहीं है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसका जिक्र आपको मिलेगा संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच। यहीं पर इसके गठन से लेकर इसकी शक्तियों तक सब कुछ दिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि संविधान सिर्फ केंद्र के लिए ही नहीं, बल्कि राज्यों के लिए एसपीएससी और 2 राज्यों के लिए जॉइंट यानी जेपीएससी की भी व्यवस्था करता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। आयोग में कितने सदस्य होंगे ये राष्ट्रपति तय करते हैं। फिलहाल इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। संविधान इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताता, लेकिन एक बहुत ही जरूरी शर्त रखता है, वो ये कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार में काम करने का कम से कम 10 साल का अनुभव हो। ये नियम पक्का करता है कि आयोग में प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव समझ हमेशा बनी रहे। ठीक है, तो इतनी शक्तिशाली संस्था के सदस्यों को चुना कैसे जाता है, और उससे भी जरूरी सवाल, उन्हें पद से हटाने का तरीका क्या है। चलिए इसे भी समझते हैं। आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य, इन सब की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 316 इनके कार्यकाल के बारे में बताता है। ये होता है 6 साल का या फिर 65 साल की उम्र तक। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए, कार्यकाल वही खत्म हो जाता है। अनुच्छेद 317 राष्ट्रपति को कुछ खास परिस्थितियों में सदस्यों को हटाने का अधिकार देता है। ये परिस्थितियां हैं: पहला, अगर सदस्य को दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, अगर वो अपने पद पर रहते हुए कहीं और से भी सैलरी ले रहा हो यानी पेड एम्प्लॉयमेंट में हो। और तीसरा, अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि वो मानसिक या शारीरिक रूप से पद के लिए अयोग्य मतलब इन्फर्म हो गया है। लेकिन कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर हटाने की प्रक्रिया और भी ज्यादा सख्त है। ऐसे किसी भी मामले को राष्ट्रपति जांच के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं। और यहां सबसे अहम बात यह है कि इस जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी सलाह देता है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। मतलब राष्ट्रपति को वो सलाह माननी ही पड़ेगी। यही वो प्रावधान है जो आयोग की स्वतंत्रता को और भी ज्यादा मजबूत करता है। तो आखिर वो कौन से संवैधानिक सुरक्षा कवच हैं जो यूपीएससी को बिना किसी दबाव के पूरी तरह निष्पक्ष होकर काम करने की शक्ति देते हैं? चलिए देखते हैं। जैसा कि आप इस शील्ड में देख सकते हैं, आयोग की स्वतंत्रता 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, पदावधि की सुरक्षा, मतलब उन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा, एक बार नियुक्ति हो गई तो उनकी सेवा की शर्तों में कोई ऐसा बदलाव नहीं हो सकता जो उनके लिए नुकसानदायक हो। और तीसरा, उनका पूरा खर्च भारत की संचित निधि से आता है, जिस पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती, सिर्फ चर्चा हो सकती है। ये उन्हें आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाता है। रिटायरमेंट के बाद भी इनकी स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए बहुत सख्त नियम हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, एक यूपीएससी अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और नौकरी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। एक सदस्य के पास एक ऑप्शन जरूर होता है। वो यूपीएससी या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तो बन सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई और सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। और एक बात साफ है, कोई भी सदस्य या अध्यक्ष दोबारा उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर यूपीएससी का मुख्य काम क्या है और सरकार के लिए इसकी क्या भूमिका है? अनुच्छेद 320 हमें बताता है कि यूपीएससी के मुख्य काम क्या-क्या हैं। इसका सबसे बड़ा काम जो हम सब जानते हैं वो है अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करना। यही नहीं, ये भर्ती प्रक्रिया का पूरा सिलेबस और नियम भी तय करता है। इसके अलावा ये राज्यों के अनुरोध पर उन्हें सलाह दे सकता है और 2 या उससे ज्यादा राज्यों के लिए जॉइंट भर्ती परीक्षा भी आयोजित कर सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना होगा। यूपीएससी की भूमिका एक सलाहकार की है, यानी इसकी सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर सरकार यूपीएससी की सलाह को खारिज करती है तो उसे इसका कारण संसद के सामने लिखित में बताना पड़ता है। ये नियम सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाता है कि वो आयोग की सलाह को गंभीरता से ले। हर संस्था की तरह यूपीएससी की शक्तियों की भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे आरक्षण जैसे मामलों पर इससे सलाह नहीं ली जाती। राष्ट्रपति भी कुछ पदों को इसके दायरे से बाहर रख सकते हैं। लेकिन यहां भी संसद का कंट्रोल है। राष्ट्रपति के ऐसे किसी भी नियम को कम से कम 14 दिनों के लिए संसद में रखना अनिवार्य है, जिसे संसद चाहे तो बदल सकती है या रद्द भी कर सकती है। चलिए, अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले कुछ दिलचस्प तथ्य जानते हैं और फिर कुछ सवालों के साथ अपनी तैयारी को परखते हैं। क्या आप जानते हैं, यूपीएससी के सबसे पहले अध्यक्ष एक अंग्रेज थे, सर रॉस बार्कर। जब हमारा देश आजाद हुआ तब अध्यक्ष थे एच.के. कृपलानी और आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी आर.एम. बैथ्यू। ये नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। अब आपकी बारी। इन 4 सवालों पर जरा गौर कीजिए। पहला, सदस्यों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में बताया गया है? दूसरा, कदाचार के मामले में किसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? तीसरा, राष्ट्रपति के बनाए नियमों को संसद में कम से कम कितने दिन रखना अनिवार्य है? और आखिरी सवाल, सोचिएगा जरूर, ये 17 का खतरा यूपीएससी के किस अनुच्छेद से जुड़ा है? अपने जवाब तैयार रखिए, हम जल्द ही इन पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े और आप सभी का धन्यवाद।